नमस्कार दोस्तों, मैं जी चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आई क्लासेज पर। हमारे प्लेटफॉर्म पर दोस्तों स्कूल लेक्चरर ज्योग्राफी के लिए टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज चल रही है और अपने 4 टेस्ट कंप्लीट हो चुके हैं और 4 टेस्ट में जो 3 टेस्ट है उनका वीडियो सॉल्यूशन भी कंप्लीट हो चुका है। वीडियो सॉल्यूशन यूट्यूब और हमारे एप्लीकेशन आई क्लासेज दोनों के ऊपर अपलोड कर दिया गया है। आज जो आपका परसों 4th टेस्ट हुआ था जो चट्टान वाले चैप्टर का, उसके वीडियो सॉल्यूशन की अपन बात करेंगे। तो अपन मेनली उसी तरीके से बेसिक जो चट्टान वाला चैप्टर है उसमें जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उन क्वेश्चनों की अपन बात करते हैं। ठीक है, तो आज अपन जो वीडियो सॉल्यूशन रहेगा अपना वो चट्टान वाले टेस्ट का रहेगा। ठीक है, तो करते हैं अपन बात। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वार्टजाइट एक चट्टान है। इसमें यह पूछा गया है कि जो क्वार्टजाइट है वो किस प्रकार की चट्टान है। इससे पहले अपना अगर ये पहला क्वेश्चन है तो थोड़ा सा अपन जनरल इंट्रोडक्शन की बात कर लेते हैं कि भाई चट्टानें क्या होती हैं, किस टाइप की होती हैं, इनका निर्माण कैसे हुआ है। तो आगे के क्वेश्चन के लिए आपके लिए एक भूमिका तैयार हो जाएगी। तो सबसे पहले अपन एक बार क्वेश्चन को हट करके इंट्रोडक्शन की या पूरे चैप्टर को एक छोटी सी समरी के रूप में अपन देखते हैं। सबसे पहले एक वर्ड आया है दोस्तों, चट्टान या रॉक्स। ये क्या होती है, चट्टान क्या होती है। बहुत सारे लोग इसको लेकर के अनुमान लगाते हैं कि पत्थर का या किसी विशाल पत्थर का बड़ा टुकड़ा क्या हो सकता है, चट्टान होता है। लेकिन जो बलुई मृदा होती है या जो मिट्टी होती है वो भी किस श्रेणी में आती है, वो भी चट्टान होती है। अब इसमें डिफरेंस क्या होता है दोस्तों, डिफरेंस ये होता है कि जो आप बड़ा सा पत्थर का टुकड़ा जिसको आप चट्टान समझ रहे हो वो संगठित चट्टान है। वो कैसी चट्टान है, वो संगठित चट्टान है। जबकि जो बलुई मृदा है जो आप बिखरी हुई देखते हो वो असंगठित चट्टान है। क्लियर हुआ। तो जो चट्टान होती है वो बड़ा टुकड़ा भी हो सकता है और बलुई मृदा भी हो सकती है। अब इन दोनों में कॉमन क्या चीज है, इन दोनों में कॉमन है ठोस, सॉलिड। दोनों ही, चाहे आप एक बलुई मृदा का कण लोगे तो भी ठोस है और बड़ा सा चट्टान का टुकड़ा या पत्थर का टुकड़ा देखोगे वो भी ठोस है। तो अपन ये बोल सकते हैं कि पृथ्वी के ऊपर वे समस्त पदार्थ या वे समस्त पृथ्वी का वह भाग जो ठोस अवस्था में है चट्टान कहलाता है। पहली डेफिनेशन क्लियर है कि स्थलीय ठोस भाग, यहां डिटेल से बात नहीं करेंगे अपन, शॉर्ट बात करेंगे। स्थलीय ठोस भाग क्या कहलाता है, चट्टान कहलाता है। यह चट्टान की डेफिनेशन होगी। ठीक है, अब इसमें चाहे वो संगठित हो सकता है, ये जो स्थलीय ठोस भाग है ये संगठित हो सकता है या असंगठित हो सकता है, या असंगठित हो सकता है। अगर संगठित की बात करें तो पत्थर का टुकड़ा या चट्टान का बड़ा टुकड़ा आ जाएगा। असंगठित की बात करें तो बलुई मृदा आ जाएगी। क्या आ जाएगी, बलुई मृदा। लेकिन दोनों में एक चीज कॉमन है दोस्तों, वह कॉमन क्या है, दोनों ही ठोस हैं। तो यहां कोई भी तरल भाग जो होगा या कोई भी द्रव अवस्था वाला भाग होगा वो चट्टान की श्रेणी में शामिल नहीं होगा। क्लियर है चट्टान की डेफिनेशन को लेकर। तो जितने भी आपको ठोस चीजें दिखाई दे रही हैं, चाहे वो बारीक कण हो चाहे बड़ी सी चट्टान हो, सारे के सारे क्या है, चट्टान है। अब अपन देखते हैं कि ये जो चट्टानें हैं ये कितने प्रकार की होती हैं और इनका निर्माण किस तरीके से हुआ है। ये चट्टानें कितने प्रकार की होती हैं और इनका निर्माण किस प्रकार से हुआ है। अपन प्रारंभ से ही लेते हैं। अपन ने ये पढ़ा था दोस्तों कि प्रारंभ में जो पृथ्वी है वो एक तप्त निहारिका से अलग हुई थी। तप्त निहारिका से अलग हुई थी मतलब प्रारंभ में अपनी जो पृथ्वी है वो एक तप्त अवस्था में या द्रव अवस्था में थी और द्रव अवस्था से धीरे धीरे जो उसका ऊपरी भाग होता है वो क्या होता है, सॉलिड होता है। ऊपरी भाग क्या होता है, ऊपरी भाग ठोस होता है। और जैसे ही ऊपरी भाग ठोस होता है तो एक ठोस स्थलीय भाग का निर्माण भी हो जाता है। ठोस स्थलीय
भाग का निर्माण भी हो जाता है। अब जहां तक पृथ्वी द्रव अवस्था में थी तो पृथ्वी के ऊपर किसी प्रकार की कोई चट्टान नहीं थी, लेकिन जैसे ही अपन ने एक वर्ड काम में लिया है, ठोस हो जाती है। ठोस हो जाती है मतलब अब यहां चट्टान बनना प्रारंभ हो चुकी है। और सबसे पहले जो चट्टान बनेगी वो कौन सी चट्टान बनेगी दोस्तों? वो चट्टान बनेगी आग्नेय चट्टान। आग्नेय चट्टान, इग्निस रॉक। अब इग्निस का मतलब क्या होता है दोस्तों? इग्निस का मतलब होता है अग्नि। इग्निस का मतलब क्या होता है? अग्नि। यह एक ग्रीक भाषा का शब्द है। इसको बेसिक को एक बार समझना, आगे तो फिर फैक्ट है, आपको रट्टा मारना पड़ेगा। इग्निस का मतलब क्या होता है? अग्नि। प्रारंभ में पृथ्वी कैसी थी? तप्त अग्नि के गोले की तरह थी, और धीरे धीरे ठंडी होती है तो सबसे पहले कौन सी चट्टान का निर्माण होगा? सबसे पहले आग्नेय चट्टान का निर्माण होगा। क्लियर है? तो अगर अपन बात करें पृथ्वी के ऊपर सबसे पहले कौन सी चट्टान का निर्माण हुआ है, तो पृथ्वी के ऊपर सबसे पहले इग्निस रॉक का निर्माण हुआ है। एक चीज क्लियर है। अब ये जो पृथ्वी के ऊपर तप्त पदार्थ था, ये क्या था? ये चट्टान का पिघला हुआ रूप था। ये चट्टान का क्या है? पिघला हुआ रूप था। अब पिघला हुआ रूप क्यों था दोस्तों? क्यों? क्योंकि यहां अत्यधिक तापमान था। प्रारंभ में पृथ्वी का जो टेम्परेचर था वो बहुत ज्यादा था, लगभग 6000 डिग्री सेंटीग्रेड के लगभग अपन मानते हैं। तो उस समय पृथ्वी की जितने भी चट्टानें थी वो पिघली हुई अवस्था में थी। तो आप एक चीज का ध्यान रखना, मैग्मा क्या है? मैग्मा क्या है? मैग्मा है जब आपकी जो सॉलिड चट्टानें होती हैं वो पिघल जाती हैं तो क्या बन जाता है? मैग्मा बन जाता है। और जैसे ही मैग्मा धरातल के ऊपर आकर के कम तापमान की वजह से वापस जम जाता है तो क्या बन जाती है? चट्टान बन जाती है। दोनों एक दूसरे के पहलू हैं। अगर चट्टान अत्यधिक तापमान की वजह से मेल्ट हो जाएगी तो मैग्मा बनेगा। मैग्मा धरातल के ऊपर आकर के ठंडा हो जाएगा तो क्या बन जाएगी? चट्टान बन जाएगी। लेकिन चट्टान बनेगी कौन सी? आग्नेय चट्टान बनेगी। तो प्रारंभ में ये जो पृथ्वी का द्रव भाग था ये क्या था? एक प्रकार से मैग्मा ही था। और ये मैग्मा धीरे धीरे ठंडा होता है, और ठंडा होने से पृथ्वी की ऊपरी परत के ऊपर ठोस आवरण का जमाव होता है और पृथ्वी के ऊपर आग्नेय चट्टान का निर्माण होता है। क्लियर है यहां तक? तो अगर बात करें सबसे पहले पृथ्वी के ऊपर कौन सी चट्टान का निर्माण हुआ है दोस्तों? आग्नेय चट्टान का निर्माण हुआ। यहां लिखते हैं अपन आग्नेय। और दूसरी एक चीज और निकल करके आ गई होगी, आग्नेय चट्टान का निर्माण हुआ किससे है? मैग्मा या लावा से हुआ है। इसका डिफरेंस मैं बता दूंगा बाद में होते क्या हैं। इसका निर्माण हुआ है या तो मैग्मा या लावा। ये दोनों चीज क्या होती हैं दोस्तों? चट्टानों का पिघला हुआ रूप ही मैग्मा या लावा कहलाते हैं। जब पृथ्वी के धरातल के अंदर चट्टानें पिघली हुई अवस्था में रहती है तो मैग्मा होता है, और जैसे ही इसको तोड़ करके क्रस्ट के ऊपर आ जाता है तो उसको कहा जाता है लावा। दोनों एक ही चीज है, सिर्फ जगह का अंतर है। आंतरिक भाग में है तो मैग्मा और बाहरी भाग में है तो लावा। ठीक है? अब देखो क्या होता है। अब पूरी पृथ्वी के ऊपर आग्नेय चट्टानों की एक परत बन चुकी है। उसके बाद में इस चट्टान के ऊपर दोस्तों होता है अनाच्छादन। क्या होता है? अनाच्छादन। अब अनाच्छादन क्या होता है? डेन्यूडेशन क्या होता है? अनाच्छादन में 3 प्रक्रियाएं मिलकर के एक चक्कर को कंप्लीट करती हैं, और वो 3 प्रक्रम कौन से होते हैं? एक तो होता है अपक्षय, वेदरिंग, दूसरा होता है अप्रदन, और तीसरा होता है डिपोजिशन। ये 3 चीज मिलकर के एक प्रक्रम को या एक पूरे प्रक्रम को कंप्लीट करती हैं, जिसको कहा जाता है डेन्यूडेशन या अनाच्छादन। अब ये क्या होते हैं इनको एक बार समझते हैं। अब जो आग्नेय चट्टानें हैं, ये जो आग्नेय चट्टान है
इसका अपने ही स्थान के ऊपर टूट करके गिरना। किसी भी चट्टान हो, चाहे आग्नेय चट्टानों से ही कोई वो नहीं है, कोई भी चट्टान हो, किसी भी चट्टान का अपने ही स्थान के ऊपर टूट करके गिरना। मैं यहां एक वर्ड का इस्तेमाल कर रहा हूं, अपने ही स्थान के ऊपर, मतलब यहां से यह चट्टान टूट करके यहीं गिर जाएगी। ये क्या है दोस्तों? ये अपक्षय है। कोई भी चट्टान हो, चाहे वो आग्नेय चट्टान हो, चाहे वो अवसादी चट्टान हो, चाहे वो रूपांतरित चट्टान हो, किसी भी चट्टान का अपने ही स्थान के ऊपर टूट करके गिरना अपक्षय कहलाता है, वेदरिंग कहलाता है। इसमें किसी प्रकार की मूवमेंट नहीं होती है, किसी प्रकार की हलचल नहीं होती है। सिर्फ ये बात ध्यान रखनी है, किसी भी चट्टान का अपने ही स्थान के ऊपर टूट करके गिर जाना अपक्षय कहलाता है। अपक्षय कई क्रियाओं से हो सकता है, अपक्षय कई क्रियाओं से हो सकता है, मतलब चट्टान कई माध्यम से टूट सकती है। डिटेल से बात नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी भौतिक कारकों से टूट सकती है, रासायनिक कारकों से टूट सकती है, या जैविक क्रियाओं के द्वारा टूट सकती है। इन तीनों माध्यम से यह चट्टान टूट सकती है। अब ये क्या होते हैं, ये तो अपन बात करेंगे जब अनाच्छादन वाले चैप्टर का आपका टेस्ट होगा, या जिन लोगों ने पेड कोर्स ले रखा है उनका तो ये चैप्टर ही कंप्लीट हो चुका है ना, तो उनको ज्यादा अच्छे से समझ में आ रहा है। अब देखो, अब ये चट्टान टूट करके अपने स्थान के ऊपर गिर चुकी है। अब ये यहां से जाएगी किसी दूसरी जगह। अब जो चट्टान के टुकड़े होते हैं दोस्तों, उनको एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर ले जाने वाले माध्यम कौन कौन से हो सकते हैं? हवा के द्वारा जा सकता है, पानी के द्वारा जा सकता है, या जैविक क्रियाओं के द्वारा जा सकता है। जैविक क्रियाओं मतलब पशुओं या मानव के द्वारा, या जो भी छोटे मोटे जीव जंतु है उनके द्वारा जा सकता है। उस प्रक्रिया को बोला जाता है अप्रदन। अप्रदन एक प्रकार की गतिशील प्रक्रिया है, जबकि अपक्षय एक प्रकार की स्थैतिक या स्थिर प्रक्रिया है। क्लियर है? अब स्थिर क्यों है? क्योंकि इसमें कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है, और ये टूटे हुए भाग जो होते हैं ये किसी दूसरे स्थान की ओर ले जाते हैं। किसके द्वारा? हवा के द्वारा, जल के द्वारा, और जैविक क्रियाओं द्वारा। क्लियर है यहां तक? इस प्रोसेस को क्या बोला जाएगा? इस प्रोसेस को बोला जाएगा अप्रदन। तो अप्रदन की डेफिनेशन क्या होगी दोस्तों? चट्टान के टूटे हुए टुकड़ों को एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर ले जाना अप्रदन कहलाता है। क्लियर है? फिर क्या होता है? फिर जल या हवा के द्वारा चट्टान के इन टुकड़ों को एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर ले जाकर के इसको जमा कर दिया जाता है। इसको क्या कर दिया जाता है? इसको डिपोजिशन कर दिया जाता है, इसका निक्षेप कर दिया जाता है। और ये निक्षेप धीरे 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 क्या होता रहता है? बढ़ता रहता है। ये निक्षेप धीरे धीरे क्या होता रहता है? बढ़ता रहता है। और जैसे जैसे ये निक्षेप बढ़ता है, ऊपर से दाब बढ़ता रहता है और नीचे तापमान बढ़ता रहता है। दाब भी बढ़ता रहता है प्लस तापमान भी बढ़ता रहता है, और दोनों के बढ़ने से एक और चट्टान का निर्माण होता है। उस चट्टान को अपन बोलते हैं अवसादी चट्टान। कौन सी बोलते हैं? अवसादी चट्टान। तो आग्नेय चट्टानों में अनाच्छादन की प्रोसेस के फलस्वरूप जिस चट्टान का निर्माण होगा वो सेडिमेंट्री रॉक्स या अवसादी चट्टान कहा जाएगा। अब इनको अवसादी चट्टान क्यों कहा जाता है? क्योंकि चट्टान के इन टूटे हुए टुकड़ों को अपन सेडिमेंट्स बोलते हैं, अपन अवसाद बोलते हैं, और इनसे बनी चट्टान कौन सी हो जाएगी? अवसादी चट्टान हो जाएगी। यहां एक और वर्ड इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, परतदार। परतदार। अब ये परतदार चट्टान क्या होती है दोस्तों? जब इनका जमाव परत के रूप में होता है, जब इनका जमाव परत दर परत होता है, तो बाद में अगर आप इस चट्टान को देखोगे तो आपको अलग अलग लेयर दिखाई देंगी। इस वजह से इसको बोल दिया जाता है परतदार चट्टान। क्लियर है? तो दूसरी जो चट्टान का निर्माण हुआ वो कौन सा हुआ? दूसरी जो चट्टान का निर्माण हुआ वो हुआ अवसादी चट्टान।
कौन सी चट्टान का निर्माण हुआ? अवसादी चट्टान। अब अवसादी चट्टान का निर्माण क्यों हुआ? अवसादी चट्टान का निर्माण हुआ अनाच्छादन। और अनाच्छादन में अपन क्या क्या शामिल कर लेंगे? अनाच्छादन में अपन शामिल कर लेंगे अपक्षय, अप्रदन और निक्षेप। ये अपन अनाच्छादन में शामिल कर लेंगे। जब आग्नेय चट्टानों में अनाच्छादन होता है तो अवसादी चट्टान का निर्माण होता है। अब दो चट्टानों का निर्माण पृथ्वी के ऊपर हो चुका है। फिर क्या होता है दोस्तों? फिर ये होता है कि चाहे आग्नेय चट्टान हो चाहे अवसादी चट्टान हो, जब कभी कभार इनका जो सामना होता है वो मैग्मा से होता है, मतलब उच्च तापमान से होता है या उच्च दाब से होता है, तो ये दोनों ही चट्टान बदल जाती हैं किसमें? रूपांतरित चट्टान में। किसमें बदल जाती हैं? रूपांतरित चट्टान में बदल जाती हैं। अब पूरा का पूरा चक्कर देखो। अवसादी चट्टान, अगर अवसादी चट्टान के ऊपर दाब प्लस ताप होगा तो ये अपने मूल रूप से बदल जाएगी। जैसे चूना पत्थर जब भी ताप के संपर्क में आता है तो संगमरमर बन जाता है। आगे बात करेंगे इनकी, ठीक है। तो अवसादी चट्टानों के ऊपर जब भी ताप और दाब का सामना होता है तो अपने मूल रूप से बदल करके एक नई चट्टान को जन्म देती है, वो कहलाती है रूपांतरित चट्टान। सेम यही प्रोसेस इधर से भी होती है। अगर आग्नेय चट्टानों में दाब प्लस ताप बढ़ जाए तो क्या होता है? आग्नेय चट्टानें बदल जाती हैं रूपांतरित चट्टान में। जैसे ग्रेनाइट बदल जाएगा स्लेट में। ग्रेनाइट किस में बदल जाएगा? स्लेट में बदल जाएगा, ठीक है। अब जैसे ही इसमें अपक्षय अप्रदन होता है, जैसे ही रूपांतरित चट्टान में अपक्षय अप्रदन होता है तो ये वापिस से बदल जाएगी अवसादी चट्टान में। जैसे ही रूपांतरित चट्टान अत्यधिक ताप वाले स्थान पे चली जाती है तो ये पिघल करके मैग्मा बन जाएगी और मैग्मा वापिस धरातल पर आकर के बन जाएगा इग्निस रॉक या आग्नेय चट्टान। ये होता है अपने तीन प्रकार की चट्टानें और उसके निर्माण की प्रोसेस। तो सबसे पहले आग्नेय चट्टानों का निर्माण मैग्मा या लावा से, उसके बाद में इनमें अनाच्छादन होने से अवसादी, उसके बाद में अवसादी में ताप और दाब के परिवर्तन से रूपांतरित, आग्नेय के ताप और दाब के परिवर्तन से रूपांतरित। अगर रूपांतरित या अवसादी आग्नेय कोई भी चट्टान अगर पिघल जाए तो मैग्मा, और मैग्मा डायरेक्ट फिर कौन सी चट्टान का निर्माण करेगा? आग्नेय चट्टान का निर्माण करेगा। जब इन दोनों चट्टानों में टूट फूट होगी और ये प्रोसेस होगी तो कौन सी चट्टान बन जाएगी? अवसादी चट्टान बन जाएगी। क्लियर है? पहली चीज जो बेसिक चीजें थी चैप्टर की वो चीज समझ में आई होगी। अब मेनली फैक्ट है, अपन बात कर लेते हैं। अब आ जाए अपन पहले क्वेश्चन पे। देखो, क्वार्टजाइट एक चट्टान है। क्वार्टजाइट किस प्रकार की चट्टान है? अवसादी है, आग्नेय है या रूपांतरित है? तो अवसादी चट्टान को तो अपन देख ही लिया है कि किस प्रकार से इसका निर्माण होता है। फिर कायांतरित का किस प्रकार से होता है। आग्नेय क्या होती है? ये पातालीय चट्टानें आग्नेय चट्टानों का ही एग्जाम्पल होता है। जब आग्नेय चट्टानों का निर्माण धरातल के अंदर हो जाए तो उनको आग्नेय चट्टानें कहा जाता है। उनको क्या कहा जाता है? आग्नेय चट्टानें कहा जाता है। तो क्वार्टजाइट एक प्रकार की कौन सी चट्टान है? कायांतरित चट्टान है। अब ये किससे बदलती है? ये बलुआ पत्थर बदलता है क्वार्टजाइट में। कौन सा पत्थर बदलता है? बलुआ पत्थर
अब बलुआ पत्थर किसका एग्जाम्पल है? बलुआ पत्थर है अवसादी का। और बलुआ पत्थर जब ताप और दाब के संपर्क में आ जाए तो किस में बदल जाता है? क्वार्टजाइट में बदल जाता है। अब ये बदल रहा है, अपने मूल रूप से बदल रहा है, तो कैसी चट्टान हो जाएगी? ये कायांतरित या रूपांतरित चट्टान हो जाएगी। क्लियर है पहला क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन, अवसादी सेल का उदाहरण कौन सा नहीं है? ये एग्जाम्पल तो दोस्तों आपको याद करने ही पड़ेंगे। इनकी या तो टेलीग्राम चैनल के ऊपर मैं आज इंडेक्स बना के डाल दूंगा कि कौन सी चट्टान किस में बदलती है या कौन सी चट्टान कौन से प्रकार की है। ये इंडेक्स आज आपको टेलीग्राम चैनल पे इवनिंग तक मिल जाएगी, ठीक है? तो वहां से ये चीजें आपको याद कर लेनी है। अवसादी सेल का उदाहरण कौन सा नहीं है? बलुआ पत्थर, अभी थोड़ी देर पहले देखा था कि अवसादी है ही है, और बलुआ पत्थर बदल जाता है किसमें? क्वार्टजाइट में। चूना पत्थर सेडिमेंट्री रॉक्स का ही एग्जाम्पल है। स्लेटी पत्थर सेडिमेंट्री रॉक्स का ही एग्जाम्पल है। थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया था कि ग्रेनाइट किस में बदलता है? ग्रेनाइट किस में बदलता है? ग्रेनाइट बदलता है दोस्तों स्लेट में। और ग्रेनाइट क्या है? ग्रेनाइट है आग्नेय चट्टान। और कैसी आग्नेय चट्टान है? ये पातालीय आग्नेय चट्टान है। पातालीय आग्नेय चट्टान है। और जब ये अत्यधिक ताप और दाब के संपर्क में आती है तो ये बदल जाती है स्लेट में। तो स्लेट कौन सी चट्टान हो गई? स्लेट हो गई दोस्तों रूपांतरित चट्टान। स्लेट हो गई कौन सी? रूपांतरित चट्टान। तो तीनों जो हैं वो सेडिमेंट्री रॉक्स के एग्जाम्पल है, और ये क्या है? ये रूपांतरित चट्टान का एग्जाम्पल है। अब ये पातालीय क्या होता है मैं आपको एक बार ये भी बता देता हूं। देखो, ये है अपनी पृथ्वी का क्रस्ट, और यहां आपने पढ़ा होगा कि कौन सा मंडल है? एस्थिनोस्फेयर। यहां कौन सा है? एस्थिनोस्फेयर। एस्थिनोस्फेयर का मतलब होता है दोस्तों दुर्बलता मंडल। दुर्बलता मंडल। अब दुर्बलता मंडल क्या है? मैग्मा चेंबर, मैग्मा भंडार। अब यहां मैग्मा भंडार क्यों है? क्योंकि यहां रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स पाए जाते हैं, और ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स नाभिकीय संलयन करते हैं जिनसे उष्मा निकलती है। उष्मा निकलने से यहां तापमान में संचय होता रहता है। यहां तापमान में संचय होता रहता है, तो अत्यधिक तापमान की वजह से यहां की चट्टानें पिघल जाती हैं। उस पार्ट को कहा जाता है दुर्बलता मंडल। मतलब यहां की चट्टानें कमजोर हो जाती हैं, ठीक है? अब यहां से मैग्मा जाएगा ऊपर की तरफ, तो क्या होता है दोस्तों? कभी कभार मैग्मा का जमाव थोड़ा ऊपर जाने के बाद में तापमान की कमी के कारण मैग्मा जम करके ठोस हो जाता है। कुछ मैग्मा ऐसा होता है जो धरातल से ऊपर जाकर के क्रस्ट के जस्ट नीचे जमता है, और कुछ मैग्मा ऐसा होता है कि क्रस्ट को तोड़ करके धरातल के ऊपर जम जाता है। तो मैग्मा का जमाव 3 जगह होता है, और जहां जहां मैग्मा का जमाव होगा वहां वहां आग्नेय चट्टानों का निर्माण होगा। जैसे ही मैग्मा जम करके ठोस हुआ वो चट्टान की श्रेणी में आ जाएगा। क्लियर है? अब ये इसका जमाव बाहर हो रहा है तो इसको बोलेंगे बाह्य आग्नेय चट्टानें। बाह्य आग्नेय चट्टानें जैसे बेसाल्ट। उसके बाद में ये दोनों के बीच में है तो इसको बोल देंगे मध्यवर्ती आग्नेय चट्टानें। मध्यवर्ती आग्नेय चट्टानें। अब मध्यवर्ती आग्नेय चट्टानों के बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं और वहां से क्वेश्चन भी आता है, जैसे बैथोलिथ, लेकोलिथ,
आपने नाम सुने होंगे, बाकी ये कवर होंगे आपके ज्वालामुखी वाले चैप्टर में। लेकोलिथ, लोपोलिथ, लोपोलिथ, फैकोलिथ, फैकोलिथ, सील, डाइक, येलो। ये सारे के सारे एग्जाम्पल होते हैं मध्यवर्ती आग्नेय चट्टानों की। बाह्य आग्नेय चट्टानों की बात करें तो एक सबसे हिट एग्जाम्पल इसका होता है बेसाल्ट, बेसाल्ट। जबकि ये जो नीचे जिनका जमाव होगा दोस्तों, ये कहलाएंगी पातालीय, ये कहलाएंगी पातालीय आग्नेय चट्टानें। जैसे ग्रेनाइट, इसका एग्जाम्पल होगा, डायोराइट भी हो सकता है। ये पातालीय चट्टानों के एग्जाम्पल होंगे। क्लियर है यहां तक? तो जो स्लेट है वो अवसादी सेल का उदाहरण होगा, और कायांतरित चट्टान का उदाहरण होगा, और सेल का कायांतरण होता है ग्रेनाइट से। ग्रेनाइट एक प्रकार की है पातालीय आग्नेय चट्टान। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। थर्ड क्वेश्चन है अम्लीय आग्नेय चट्टानों का उत्तम उदाहरण है। इसमें यह पूछा गया है कि जो एसिडिक इग्निस रॉक होती हैं उसका एग्जाम्पल कौन सा है। देखो, गैब्रो है, बेसाल्ट है, पेरिडोटाइट है, ग्रेनाइट है तो सारी की सारी ये आग्नेय चट्टानी हैं, तो सारी की सारी ये आग्नेय चट्टानी। लेकिन इसमें पूछा है अम्लीय आग्नेय चट्टान। अम्लीय आग्नेय चट्टानों का मतलब होता है दोस्तों जिनमें सिलिका की मात्रा ज्यादा हो। वे आग्नेय चट्टानें जिनमें सिलिका की मात्रा 60 से या 70 से 80% हो। देखो, अगर सिलिका की मात्रा के आधार पर देखा जाए तो आग्नेय चट्टानें 4 प्रकार की होती हैं। एक तो होती हैं अम्लीय, एक तो होती हैं अम्लीय, एक होती हैं क्षारीय, एक होती हैं क्षारीय, एक होती हैं मध्यवर्ती, और एक होती हैं अति क्षारीय, अति क्षारीय। 4 प्रकार की होती हैं, लेकिन अपन यहाँ मुख्य रूप से 2 प्रकार ही देखेंगे, क्योंकि फिर तो वही बात हो जाएगी कि अपन ज़्यादा डिटेल में चले जाएंगे तो वो तो पूरा का पूरा चैप्टर ही आ जाएगा, है ना। तो अपन यहाँ मुख्य रूप से वैसे 2 ही प्रकार की होती है। एग्जाम में जो क्वेश्चन बनेगा वो भी इनमें से ही बनेगा। तो आग्नेय चट्टानें सिलिका की मात्रा के आधार पर 2 प्रकार की होती हैं, एक तो अम्लीय और एक क्षारीय। अब देखो दोस्तों, जो अम्लीय आग्नेय चट्टानें होती हैं इसमें सिलिका की मात्रा 70 से 80% होती है। सिलिका की मात्रा मैं बोल रहा हूं, है ना। जबकि क्षारीय चट्टानों में 50 से 60% सिलिका की मात्रा होती है। जिन चट्टानों में सिलिका की मात्रा ज्यादा होगी वो ज्यादा गाढ़ी होंगी, इनमें गाढ़ापन ज्यादा होगा, मतलब इनमें संयनता अधिक होगी, इनमें संयनता अधिक होगी। जबकि ये चट्टानें हैं ये पतली, इसमें पतलापन होगा, इनका जो लावा होगा वो पतला होगा। क्लियर है। क्षारीय आग्नेय चट्टानों में मैग्मा या लावा गाढ़ा होने की वजह से बाहर निकलते ही जम जाता है, जिससे पर्वतों का निर्माण होता है। जबकि क्षारीय लावा पतला होने की वजह से दूर तक फैलता है, तो लावा मैदान का निर्माण होता है। या कभी कभार लावा पठार का भी निर्माण होता है। अम्लीय जो आग्नेय चट्टानें हैं इनका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है ग्रेनाइट, और क्षारीय जो चट्टान है इनका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है बेसाल्ट।
अगर यहां ग्रेनाइट आ गया है तो अपन ने पहले भी बात की थी कि इसकी जो डेंसिटी होगी वो 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होगा। अगर यहां बेसाल्ट आ गया है तो इसकी डेंसिटी 3.0 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होगी। क्लियर है? महाद्वीपों के निर्माण की बात करें तो ग्रेनाइट का योगदान है, सागरीय तली की बात करें तो बेसाल्ट का योगदान है। अब आप एग्जाम्पल या इसका आंसर दे सकते हो कि इसका आंसर क्या होगा। दे सकते हो कि नहीं दे सकते हो? अम्लीय पूछा है, अम्लीय का एग्जाम्पल मैंने लिखवा दिया है। इसका ऑप्शन होगा डी ऑप्शन, इसका सही होगा। क्लियर है? तो जो आग्नेय चट्टानें होती हैं वो मुख्य रूप से अम्लीय होती हैं, क्षारीय होती हैं। अम्लीय किन को बोलेंगे? यहां से क्वेश्चन आते हैं बहुत बार। अम्लीय बोलेंगे जिनमें सिलिका की मात्रा 70 से 80% हो। जिसमें सिलिका की मात्रा ज्यादा, उनका लावा उतना ही ज्यादा गाढ़ा, और लावा जितना ज्यादा गाढ़ा निकलते ही बाहर जाकर के जम जाएगा क्योंकि वो पहले से ही गाढ़ा है, जबकि पतली चीज काफी दूर तक फैलती है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ आपको स्टेटमेंट दिए हुए हैं और उसके बाद में ये पता करना है कि ये स्टेटमेंट कौन सी चट्टान के लिए है। देखो, पहला, निम्न शेल प्रारूप की विशेषताओं पर विचार कीजिए। निम्न शेल प्रारूप की विशेषताओं के ऊपर आपको विचार करना है। पिघले मैग्मा के शीतलन और ठोसीकरण से निर्मित। पहली बात क्या आ गई दोस्तों? मैग्मा, मैग्मा का ठोसीकरण या मैग्मा का ठंडा होना, दिमाग सीधा ही क्लिक कर जाएगा, आग्नेय चट्टान। पिघला लावा ठंडा होकर के क्रिस्टल बनाता है। लावा पठार, लावा मैदान और लावा शील्ड बनाता है। अब इसमें एक वर्ड आया है क्रिस्टल, इसके ऊपर तो अपन को बात करनी है क्योंकि यहां से यूजीसी नेट में भी क्वेश्चन बनता है और आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में भी क्वेश्चन बनता है। तो इसका आंसर तो आ गया होगा सबका। अपन ने पढ़ा था ना कि आग्नेय चट्टानों का निर्माण मैग्मा या लावा के ठंडा होने से होता है, पहली बात। दूसरी बात को मैं समझाऊंगा। फिर अगर लावा पतला है तो लावा पठार, लावा मैदान या लावा शील्ड का निर्माण होगा, और अगर लावा गाढ़ा है तो पर्वतों का निर्माण होगा। क्लियर है? अब दोस्तों बात करते हैं अपन, एक वर्ड आया क्रिस्टल, या कुछ जगह आपको यही वर्ड मिलेगा रवे। रवों का मतलब होता है दाने। अब समझ गए होंगे आप। ये दाने क्या होते हैं दोस्तों? जैसे आपने अपने घर में कभी ग्रेनाइट को देखा होगा तो उसमें आपको छोटे छोटे क्रिस्टल से दिखाई देते हैं। वो क्रिस्टल क्या होते हैं? वो दाने होते हैं। वो बनते कैसे हैं उसके ऊपर अपने को क्वेश्चन पूछा जाता है। उसको देखो, जैसे ही मैग्मा धरातल के बाहर निकलेगा तो धरातल के ऊपर तापमान कम होने की वजह से जल्दी ठंडा होगा। भाई, जैसे ही तप्त मैग्मा धरातल के ऊपर आएगा तो धरातल के ऊपर तापमान कम होने की वजह से वो जल्दी ठंडा हो जाएगा। जब मैग्मा या लावा जल्दी ठंडा होगा तो उसमें क्रिस्टल नहीं बनेंगे, उसमें क्रिस्टल नहीं बनेंगे। लेकिन जब मैग्मा धीरे धीरे ठंडा होगा तो उसमें क्रिस्टल बनेंगे, उसमें रवे बनेंगे, और जितना ज्यादा धीरे धीरे ठंडा होगा उतने ही बड़े क्रिस्टल बनेंगे। अब आपके सामने तीन चीज है। थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया था कि आग्नेय चट्टानों का निर्माण तीन जगह होता है। ये धरातल के ऊपर तापमान कम होने की वजह से जल्दी ठंडा हो जाता है,
यहां तापमान धरातल से थोड़ा ज्यादा होता है तो धीरे धीरे ठंडा होता है, यहां तापमान और ज्यादा होता है तो यहां धीरे धीरे ठंडा होने में और ज्यादा टाइम लगता है। अब मैंने आपको यह बताया है कि अगर मैग्मा जितना धीरे धीरे ठंडा होगा उसमें क्रिस्टल सबसे बड़े बनेंगे, जितना धीरे धीरे ठंडा होगा। अब यहां धीरे धीरे ठंडा कहां हो रहा है, यहां हो रहा है। अब मेरे को यह बताओ कि ये बाह्य आग्नेय चट्टान, ये मध्यवर्ती आग्नेय चट्टान, ये पातालीय आग्नेय चट्टान, इनमें क्रिस्टल सबसे ज्यादा बड़े कहां बनेंगे? सही है। क्यों? क्योंकि यहां का मैग्मा धीरे धीरे ठंडा हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि यहां पृथ्वी के आंतरिक भाग में तापमान पहले से ही ज्यादा है, तापमान पहले से ही ज्यादा है, तो यहां मैग्मा धीरे धीरे ठंडा हो रहा है, तो यहां क्रिस्टल बड़े बनेंगे। जैसे जैसे ऊपर चलते जाएंगे क्रिस्टलों का आकार छोटा होता जाएगा और यहां क्रिस्टल बिल्कुल नहीं बनेंगे बाह्य भाग में। अब आप यह भी बता सकते हो कि सबसे बड़े क्रिस्टल कौन सी चट्टान में बनेंगे? एग्जाम्पल दिया हुआ है ग्रेनाइट में। दूसरी बात क्लियर? या डायोराइट में। मीडियम साइज के क्रिस्टल किस में बनेंगे? बेथोलित, लेकोलित, लोपोलित, फेकोलित, सील डाइक में बनेंगे। बिल्कुल क्रिस्टल कहां नहीं बनेंगे? बेसाल्ट में नहीं बनेंगे। बिल्कुल क्रिस्टल कहां नहीं बनेंगे? बेसाल्ट में नहीं बनेंगे। क्लियर है? अब आपको या तो यह पूछा जाएगा कि सबसे बड़े क्रिस्टल कौन सी चट्टानों में बनते हैं, तो आपको एग्जाम्पल दे सकता है पातालीय, मध्यवर्ती या बाह्य, या यह दे सकता है कि ग्रेनाइट, बेसाल्ट या बेथोलित। सबसे बड़े क्रिस्टल किस में बनेंगे? ग्रेनाइट में बनेंगे। तो किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछ लिया जाए यह कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। या बहुत सी बार तो स्टेटमेंट देके भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, शायद इसमें भी आगे आ जाएगा। स्टेटमेंट देके भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्लियर है? तो यह चीज क्लियर हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अब अपन है ना, अब अपना धीरे धीरे जल्दी हो जाएगी स्पीड, क्योंकि चीजें समझ चुके हैं अपन पहले। बेसाल्टी लावा में सिलिका अंश अपेक्षाकृत कम, बेसाल्टी लावा में, और लोहा तथा मैग्नीशियम अपेक्षाकृत उच्च होते हैं। बेसाल्टी लावा अन्य प्रकार के लावा की तुलना में हमेशा अधिक, श्यान का मतलब क्या होता है? गाढ़ापन होता है। अब आप इसका आंसर दे सकते हो, श्यान का मतलब क्या होता है? गाढ़ापन होता है। अब देखो, बेसाल्टी लावा में सिलिका अपेक्षाकृत कम, कम कहां होता है? अपन ने तो ये देखा था कि इसमें सिलिका की मात्रा 50 से 60% होती है, तो कम तो कहां से होगा? आधे से ज्यादा तो सिलिका की ही मात्रा है। उसके बाद में थोड़ा बहुत इसमें लोहा पाया जाता है, थोड़ा बहुत मैग्नीशियम पाया जाता है, और भी बहुत सारे तत्व पाए जाते हैं। जबकि बेसाल्टी लावा अन्य प्रकार के लावा की तुलना में हमेशा अधिक श्यान होता है। श्यान गाढ़ापन नहीं होता है। श्यान का मतलब होता है गाढ़ापन। बेसाल्टी लावा कैसा होता है? पतला होता है, जो दूर तक फैलता है। बेसाल्टी लावा दोस्तों पतला होता है, इस वजह से वो दूर तक फैलता है, और दूर तक फैलने की वजह से लावा मैदान, लावा पठार या लावा शिल्ड का निर्माण होता है। क्लियर है? आई चीज समझ में? ये सिलिका की मात्रा तो ज्यादा होगी 50 से 60, जबकि ग्रेनाइट की बात करें तो 70 से 80 थी। जबकि बेसाल्टिक लावा अन्य प्रकार के लावा की तुलना में हमेशा अधिक श्यान नहीं होता है, पतला होता है। यहां उल्टा स्टेटमेंट दे दिया है। ठीक है, अगर यहां ऑप्शन में मैं ग्रेनाइट कर दूं, यहां ऑप्शन में बेसाल्ट की जगह ग्रेनाइट कर दूं, तो अब इसका आंसर आ जाएगा 1 और 2। लेकिन अगर इसको बेसाल्ट ही रहने दे तो इसका आंसर आ जाएगा 1 सही है। केवल 1 सही है। क्लियर है?
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब इसमें मिलाना है सूची एक जो मूल सेल है और उनका रूपांतरण होता है ताप और दाब की वजह से। ठीक है, मिलाओ। ये क्या है, मूल सेल है, और मैंने ये बताया था कि जो मूल सेल होती है, जो मूल चट्टान होती है, उसमें अगर ताप और दाब के संपर्क में आ जाएं तो वो हो जाती है रूपांतरित। तो अब ये मूल सेल हैं, इनका रूपांतरण हुआ है। सैंडस्टोन, बलुआ पत्थर किस में बदल जाएगा, क्वार्ट्जाइट में बदल जाएगा। सेल किस में बदलेगा, सेल बदलेगा स्लेट में। बेसाल्ट किस में बदलेगा, एम्फीफोलाइट में। गेब्रो किस में बदलेगा, एपीडायोराइट में, एपीडायोराइट में। तो इसका आंसर निकालो क्या हो जाएगा। पहले में 2, पहले में यहीं से सही हो रहा है ये तो, फिर दूसरे में 1, तीसरे में 4, चौथे में 3, हो गया सही। तो ये तो पहली तो ट्रिक है एग्जाम हॉल में। एग्जाम हॉल में कैसे करोगे इसी प्रकार के क्वेश्चन को, पहले तो ये देखोगे आपको आ कौन सा रहा है। जैसे मान लो आपको 3 नहीं आ रहे हैं, सेल का पता था कि स्लेट से हो रहा है, तो अब इसमें फोर्थ में देखो, फोर्थ में 3 एक ही जगह आ रहा है, तो ये आंसर सही हो जाएगा। अगर इससे नहीं बैठे तो फिर आपको जो दूसरा आ रहा है, जैसे आपको आ रहा था सैंडस्टोन का मतलब क्वार्ट्जाइट होता है, तो इसमें देखो 3 में 4 कहाँ आ रहा है, तो ये तो वैसे ही नहीं बैठ रहा है। ठीक है, तो इस हिसाब से एक एक को मिलाते हुए देखोगे और आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी आंसर सही हो जाएगा। यहां से भी मिला के आप देख सकते हो। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेसाल्ट सेल के संगठन में निम्न तत्वों में से किस एक तत्व की अधिक मात्रा होती है, ये तो आप बता दोगे। अब वैसे ये क्वेश्चन आईएएस की एग्जाम में आया हुआ है भाई। बेसाल्ट सेल संगठन में सबसे ज्यादा मात्रा किसकी होती है, सिलिका की होती है। किसकी होती है, सिलिका की। कितनी प्रतिशत होती है, कितनी प्रतिशत होती है, 60 से 70% होती है। अब इनमें जैसे आपको ये लग रहा है कि कुछ चीजें नहीं समझ में आ रही है, जैसे बेथोलित, लेकोलित, ये क्या होता है, तो ऐसी चीजें ज्वालामुखी वाले चैप्टर में आ जाएगी। बात यही है कि इस टेस्ट सीरीज से आपका पूरा कंप्लीट फर्स्ट ग्रेड का सिलेबस रिवाइज हो जाएगा, और राखी के बाद में जो हमने शेड्यूल डाला है उसको डेट वाइज भी कर देंगे, और उसके बाद में आप निश्चित टाइम के ऊपर टेस्ट दे सकते हैं, और मौसम सही हो जाएगा तो ये क्लासें लाइव भी करेंगे, है ना। वैसे हमारा टारगेट इन क्लासों का लाइव करने का ही है, तो राखी के बाद में जो भी टेस्ट होगा उसकी जो क्लास होगी वो लाइव क्लास होगी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेटमेंट दिए हुए हैं, पढ़ना है और पता करना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। सामान्यतः धीमे शीतलन से चट्टानों में स्थूल क्रिस्टली गठन होता है। थोड़ी देर पहले ही बात की थी कि जैसे मैग्मा धीरे धीरे ठंडा होगा उसमें उतने ही क्रिस्टल बनेंगे। अम्लीय आग्नेय चट्टानों में 65% अथवा अधिक, सही है दोनों ही। अम्लीय आग्नेय चट्टानों का मतलब यहां क्या आ जाएगा, अम्लीय आग्नेय चट्टानों का मतलब यहां क्या आ जाएगा, ग्रेनाइट। और ग्रेनाइट में सिलिका की मात्रा अपन ने 70 से 80 पढ़ी थी, तो ये 65 या 65 से अधिक बता रहा है, तो स्टेटमेंट सही हो जाएगा। सामान्यतः धीमे शीतलन से चट्टानों में क्रिस्टल बनेंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा ए और बी सही। ए और बी दोनों आंसर इसके सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न कथनों पर विचार करना है और सही कथन को इसमें चुनना है। बहिर्भेदी आग्नेय चट्टान मतलब जो धरातल के बाहर जिन चट्टानों का निर्माण हो रहा है, बाहर जिन आग्नेय चट्टानों का निर्माण हो रहा है उनको बहिर्भेदी आग्नेय चट्टान कहा जाता है। अंतर्भेदी आग्नेय सेलों में वृहत खनिज क्रिस्टल होते हैं, बिल्कुल सही है। इनमें सबसे कम
इनमें फिर थोड़े बड़े, और पातालीय में क्रिस्टल सबसे ज्यादा, पातालीय में क्रिस्टल सबसे ज्यादा। तो पहला स्टेटमेंट तो सही हो गया, पहला स्टेटमेंट तो सही हो गया। बहुसंख्यक अवसादी सेल अखंडज होते हैं, बहुसंख्यक सेल अवसादी सेल अखंडज होते हैं, ये गलत स्टेटमेंट है। अखंडज नहीं होते हैं, खंडज होते हैं। इसमें यह कहना चाह रहे हैं कि जो आपकी सेडिमेंट्री रॉक्स हैं, जिनका निर्माण छोटे छोटे पत्थरों के टूटने या जमने से होता है, सेडिमेंट से होता है, वो चट्टानें अपेक्षाकृत कमजोर होती हैं और अवसादी चट्टानें आसानी से टूट जाती हैं, तो क्या होती हैं? खंडज होती हैं। दूसरा पूछा है सेल सूक्ष्म कणों वाला खंडज अवसादी सेल है, ये स्टेटमेंट सही है। तो इसका कौन सा आंसर सही हो जाएगा? ए और सी आंसर इसका सही हो जाएगा। जबकि बहुसंख्यक अवसादी सेल अखंडज नहीं, खंडज होते हैं। खंडज का मतलब होता है कि वो बहुत आसानी से टूटने वाले होते हैं, उनका अपक्षय अपरदन बहुत आसानी से हो जाता है। तो यहां अपन बात करें, 3 प्रकार की चट्टानें हैं, इग्निस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक्स और मेटामॉर्फिक रॉक। आग्नेय चट्टानें, अवसादी चट्टानें, रूपांतरित चट्टानें, इन दोनों में ये चट्टानें तो होती हैं स्ट्रॉन्ग, मतलब मजबूत चट्टानों की श्रेणी में आते हैं, जबकि ये खंडज श्रेणी में या कमजोर चट्टानों की श्रेणी में आती है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सेलों के स्वस्थान पर अपघटन और विखंडन की प्रक्रिया को कहते हैं। इसमें पूछा गया है सेलों के स्वस्थान, स्वस्थान का मतलब होता है अपने ही स्थान पर, अपने ही स्थान पर। अपघटन और विखंडन का मतलब होता है टूटना की प्रोसेस को क्या कहते हैं? देखो दोस्तों, ये आपकी कोई भी चट्टान है, कोई भी चट्टान है, चाहे ये आग्नेय भी हो सकती है, ये आपकी एक चट्टान है, ये आग्नेय भी हो सकती है, ये अवसादी भी हो सकती है, ये रूपांतरित भी हो सकती है, कोई भी चट्टान हो सकती है। ये जब अपने ही स्थान के ऊपर टूटती है, स्वस्थान, अपने ही स्थान के ऊपर टूटती है, तो उसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है अपक्षय। खैर ये चैप्टर भी डिटेल से आएगा, ये चैप्टर भी, इसी वजह से जो आपकी टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज होती है उसमें हर चीज क्लियर हो जाती है। इसको क्या बोला जाता है? अपक्षय। आपका आंसर तो यही सही हो जाएगा, आपका आंसर तो यही सही हो जाएगा। फिर इन टूटे हुए टुकड़ों को दूसरे स्थान की ओर ले जाना क्या है? अपरदन। और कहां ले जाकर के इसका जमाव कर देना क्या है? निक्षेप। क्या है? निक्षेप है। क्लियर है यहां तक? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? इसका आंसर ए आंसर आ जाएगा, ऋतु अपक्षय। अपक्षय का मतलब होता है किसी भी चट्टान का अपने ही स्थान के ऊपर टूटना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्लीय आग्नेय सेलों में प्रतिशत अधिक होता है? सिलिका, लोहा, क्वार्ट्ज, अभ्रक, किसका प्रतिशत अधिक होता है अम्लीय आग्नेय सेलों में? तो अम्लीय आग्नेय सेलों में देखो बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट भी हुआ है, सिलिका की मात्रा सबसे ज्यादा होती है। पेठिक आग्नेय चट्टानों में सिलिका की मात्रा होती है। पेठिक आग्नेय चट्टानों में पूछा गया है दोस्तों, सिलिका की मात्रा किसमें ज्यादा होती है? पेठिक का मतलब यहां होता है बेसाल्ट,
जो बेसाल्ट आग्नेय चट्टानें होती हैं उनको पेठिक आग्नेय चट्टानों भी कहा जाता है, और उनमें जो सिलिका की मात्रा कितनी होती है इस आंसर के हिसाब से उसमें मानी गई है 40%। कितना होता है? 40%। प्रतिशत पूछा गया इसमें। तो बेसाल्ट आग्नेय शैलों में सिलिका की मात्रा कितनी होती है? 40% होता है। खैर ये क्वेश्चन अगर टेक्निकल दृष्टि से देखा जाए तो ये क्वेश्चन गलत है। क्यों? क्योंकि बहुत सारी जगह है बेसाल्ट चट्टानों में सिलिका की मात्रा 50 से 60% लिखी हुई है। तो अगर इस हिसाब से देखें तो प्रतिशत कितना होता है? 50 से 60। अगर एवरेज भी देखें तो कितना होता है? 55 होता है। तो उस हिसाब से ये क्वेश्चन डिपेंड करेगा मेन जो आपकी एग्जाम की जो आंसर की आएगी उसके ऊपर, ठीक है। और इसी वजह से ज्योग्राफी में सबसे ज्यादा क्वेश्चन डिलीट या अनऑथेंटिक माने जाते हैं, क्योंकि उसमें एनसीईआरटी के डेटा अलग होते हैं। मेनली जो यूपीएससी होती है वो तो एनसीईआरटी के डेटा मानती है, लेकिन आरपीएससी जो यहाँ लोकल किताबें होती हैं उनके डेटा को भी मानती है। जैसे राजस्थान बोर्ड की जो कुछ किताबें हैं या कुछ अच्छे राइटर की जो किताबें हैं उनके डेटा को भी वो शामिल करती है, ठीक है। लेकिन अपने जो टेस्ट सीरीज में या नोट्स में या जो आपको बता रहे हैं वो लगभग जो डेटा हैं वो एनसीईआरटी बेस्ड डेटा हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी बाह्य चट्टान अधिक बारीक कणों वाली है? ये अच्छा क्वेश्चन है। ग्रेनाइट, पेरिडोटाइट, बेसाल्ट, कॉन्ग्लोमरेट। पहली बात तो यह है निम्नलिखित में से कौन सी बाह्य चट्टान अधिक बारीक कणों वाली है। अपन ने यह देखा था कि यह पृथ्वी है और यहां सबसे बारीक कणों वाली जो चट्टान बनती है वो कौन सी बनती है? बेसाल्ट। क्यों? क्योंकि उनमें क्रिस्टल नहीं बनते हैं, उसमें किसी प्रकार के दाने नहीं बनते हैं, किसी प्रकार के कण नहीं बनते हैं। थोड़ी देर पहले ही अपन ने देखा था ना कि उनको अपन रवे बोल सकते हैं या कण बोल सकते हैं या क्रिस्टल बोल सकते हैं। तो यहां क्रिस्टल का इस्तेमाल नहीं करके कण का इस्तेमाल कर लिया है। पेरिडोटाइट और ग्रेनाइट में तो वैसे ही सबसे बड़े बनते हैं, कॉन्ग्लोमरेट में वैसे ही छोटे छोटे पत्थर के टुकड़ों को कॉन्ग्लोमरेट कहा जाता है। तो कण किस में नहीं मिलेंगे आपको? बेसाल्ट चट्टान में नहीं मिलेंगे। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, जो सेल अन्य से भिन्न है वह है। जो सेल अन्य से भिन्न है वह है। इसमें क्वार्ट्जाइट है, ग्रेनाइट है, नीस है और संगमरमर है। बताओ कौन सा इसका आंसर सही होगा? क्वार्ट्जाइट बलुआ पत्थर का रूपांतरित रूप है, सैंडस्टोन का। बलुआ पत्थर का रूपांतरित रूप है। ग्रेनाइट, नीस किसका रूपांतरित रूप है? ग्रेनाइट बदलता है नीस में। चूना पत्थर बदलता है किसमें? संगमरमर में। तो ये तीन जो चट्टान हैं ये तो कौन सी हैं? रूपांतरित। जबकि ग्रेनाइट कौन सी है इसमें? आग्नेय। तो भिन्न कौन सी हुई? भिन्न कौन सी हुई? ग्रेनाइट हो गया इसका आंसर। क्यों? क्योंकि तीन चट्टानें हैं वो तो रूपांतरित चट्टान है और उनका रूपांतरण किस किस तरीके से होता है वो भी आप देख चुके हो। भाई बलुआ पत्थर क्वार्ट्जाइट में बदलता है, ग्रेनाइट मूल आग्नेय चट्टान है, ग्रेनाइट बदलता है नीस में और चूना पत्थर बदलता है संगमरमर में। या चूना पत्थर के अलावा जो डायोराइट होता है दोस्तों, डायोराइट, डायोराइट भी बदलता है किसमें? संगमरमर में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन कायांतरित सेल नहीं है? इसका तो बता ही दोगे आप, कायांतरित सेल नहीं है। बेसाल्ट आग्नेय चट्टान है, कायांतरित है ही नहीं।
शिस्ट, संगमरमर, क्वार्टजाइट मैंने अभी बताया है किसको किस में बदलती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बेसाल्ट एक उदाहरण है सेडिमेंट्री रॉक्स, मेटामॉर्फिक, इग्निस या परतदार। तो बेसाल्ट किसका एग्जाम्पल है? आग्नेय चट्टानों का एग्जाम्पल है जिसमें बिल्कुल भी क्रिस्टल नहीं पाए जाते हैं। निम्न में से कौन सी विशेषताएं अवसादी सेल के बारे में सही है? अब यह पूछा गया है कि जो सेडिमेंट्री रॉक्स है उनकी विशेषताएं पूछी गई है। क्या ये परतदार होती हैं? बिल्कुल होती हैं। थोड़ी देर पहले ही अपन ने बात की थी कि अवसादी जो सेलें होती हैं वो परतदार होती हैं। इनमें जीवाश्म होते हैं? बिल्कुल होते हैं। नदियों के साथ बहुत सारे जीवाश्म बह करके इनमें आकर के जमा होते हैं। ये वाहित सेल होती है? बिल्कुल होती है। वाहित सेल का मतलब है कि एक स्थान से दूसरी जगह बहाकर लाई गई हो। बिल्कुल बहाकर लाई गई है। जैसे ये आग्नेय चट्टान है, इसके टुकड़ों को एक स्थान से दूसरे स्थान को बहा करके ले जाने से कौन सी चट्टान बनती है? अवसादी चट्टान बनती है। तो ये भी सही है। ये जल निकायों में बनती है, ये भी सही है। नदियां सबसे ज्यादा डिपोजिशन कहाँ करती है? नदियों में करती है। इस वजह से अवसादी सेल सबसे ज्यादा कहाँ मिलेंगे आपको? महासागरों में मिलेंगे। अगर धरातल के ऊपर देखा जाए तो सबसे ज्यादा सेडिमेंट्री रॉक्स चीन के लोएस्ट प्रदेश में मिलते हैं जो हवा के द्वारा बहा करके लाई गई या उड़ाकर लाई गई मिट्टी से बनी है। तो इनमें सारे के सारे स्टेटमेंट सही हैं और ये सारी की सारी विशेषताएं किसकी विशेषताएं हैं? अवसादी सेल की विशेषताएं हैं। अगर आग्नेय सेल की करें तो उनमें परतें नहीं पाई जाती हैं, उनमें जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। क्यों नहीं पाए जाते हैं? ये चीजें मैंने बता रखी है। ये वाहित सेल नहीं होते हैं। ये जल निकायों में और स्थल निकायों में दोनों जगह बन सकते हैं। आग्नेय सेलों की बात कर रहा हूं मैं, है ना। अच्छा, ये हो गया 17, 18। इसको आपको मिलाना है कि बलुआ पत्थर किस में बदलता है? बलुआ पत्थर बदलता है क्वार्टजाइट में। चूना पत्थर किस में बदलता है? संगमरमर में। ग्रेनाइट किस में बदलता है? नीस में। स्लेटी पत्थर बदलता है स्लेट में। ये इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। इनकी इंडेक्स मैं टेलीग्राम चैनल के ऊपर अपलोड कर दूंगा आज, है ना। जो आग्नेय चट्टाने हैं या आग्नेय चट्टानों में रूपांतरित चट्टाने या रूपांतरित का वो आग्नेय चट्टाने, जो भी इंडेक्स बनेगी वो मैं आपको आज टेलीग्राम चैनल से आप देख सकते हैं। संगमरमर परिवर्तित रूप है। संगमरमर किससे परिवर्तित होता है? चूना पत्थर से होता है। इन चीज़ों में तो कोई कॉन्सेप्ट नहीं बनता है, आपको याद रखने पड़ेंगे कि भाई चूना पत्थर है वो एक सेडिमेंट्री रॉक्स है, वो बदल जाता है संगमरमर में, रूपांतरित चट्टानों में। इस हिसाब से आपको याद करने पड़ेंगे। सेलों में रूपांतरण की प्रक्रिया परिवर्तित कर देती है। यह भी वही क्वेश्चन है। चूना पत्थर को स्लेट में, सेल को संगमरमर में, बलुआ पत्थर को क्वार्टजाइट में और ग्रेनाइट को ग्रेफाइट में। क्या पूछा गया इसमें? बताओ क्या आंसर सही होगा इसका? इसमें सही पूछा गया है। इसमें बलुआ पत्थर किस में बदलता है? क्वार्टजाइट में बदलता है। ग्रेनाइट ग्रेफाइट में नहीं बदलता है। ग्रेनाइट बदलता है शिस्ट में। सेल स्लेट में बदलता है। चूना पत्थर संगमरमर में बदलता है। तो 3 आपके स्टेटमेंट ये गलत हैं और ये सही आपका स्टेटमेंट है। ठीक है, तो यहां से मेनली जो क्वेश्चन बनेंगे वो या तो स्टेटमेंट के या किसी चट्टानों की विशेषताओं को लेकर के बनेंगे। दूसरा, कौन सी चट्टान किस में बदलती है या कौन सी चट्टान किस चट्टान का एग्जाम्पल है, इस टाइप के यहां से क्वेश्चन बनेंगे। हो सकता है ये बड़ा चैप्टर था तो इसका एक और टेस्ट ऑर्गेनाइज करवा के उस चैप्टर को और ज्यादा कवर करवा दिया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, और
जिन स्टूडेंट्स को या जिन विद्यार्थियों को हमारे साथ जुड़ करके डेप्थ के साथ तैयारी करनी है, तो वो प्ले स्टोर के ऊपर जाकर के हमारा आई क्लासेज ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, जिनका डिस्क्रिप्शन भी हम वीडियो के नीचे डाल देंगे। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। सभी को धन्यवाद।